Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss history of pharmacognosy part 2. So let's डिस्कस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन बात की थी कि जो भी प्लांट है उसकी जो मेडिसिनल एक्टिविटी है वो जो एंशिएंट पर्सन है उन्होंने किस तरीके से हिट एंड ट्रायल या फिर ट्रायल एंड एरर से इन्वेंट की थी। आज अपन बात कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री है लाइक एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री उसके हिसाब से जो फार्माकोग्नोसी उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो बुक आई थी या जो सबसे पहले जिसमें ड्रग्स के बारे में उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ लिखा था वो कहाँ से शुरू हुई। तो ये काफी पुराने से हैं जहाँ से फार्माकोग्नोसी का जो यूज है वो शुरू हो गया था बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट से भी पहले से ये चीजें इन्वेंट है। मोस्टली चाइना, इंडिया एंड जो इजिप्ट है उन लोगों ने इसकी रिसर्च की थी। एडी में आफ्टर क्रिस्ट भी कॉमन एरा के अंदर भी काफी सारे इन्वेंशंस हुए हैं और न्यू और द सेंचुरीज और मॉडर्न एरा के अंदर भी अपने को फार्माकोग्नोसी के अंदर काफी सारे नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेंटसो 3000 बीसी के अंदर। पेंटसो करके एक बुक थी 3000 बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट के अंदर लिखी गई थी, जिसे ओल्डेस्ट फार्माकोपिया ऑन अर्थ भी कहते हैं। ये शेन नंग ने लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने 365 ड्रग्स के बारे में मेंशन किया था जो एक नॉर्मल फिजिशियन को चाहिए होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो 365 ड्रग्स हैं पर डे के हिसाब से उन्होंने जो है कि इसके अंदर लिखी है, उसके अंदर उस ड्रग के बारे में और उसके यूज के बारे में उन्होंने उस किताब में बता रखा था। सेकंड है पेपिरस एबर्स ऑफ इजिप्ट। एक किताब है पेपिरस एबर्स ऑफ इजिप्ट। पेपिरस इसका नाम इसलिए है क्योंकि पेपिरस प्लांट से मिलती थी और उस प्लांट के ऊपर इन जो ग्रंथों को है या इन डॉक्यूमेंट्स को है जो लिखा गया था। ये बात है 1500 बीसी की, बिफोर क्रिस्ट की। इट इज द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो इजिप्ट का है उसका जो ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है वो पेपिरस एबर्स के ऊपर लिखा गया था। इसके अंदर 876 फॉर्मूलाज हैं एंड 700 क्रूड ड्रग्स के बारे में बता रखा है। क्रूड ड्रग्स यानी कि जो रॉ ड्रग्स हैं वो, और उसकी कौन सी आपको फॉर्मुलेशन बनानी है एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी पेपरस एबर्स में बता रखा है। और पेपरस एबर्स के अंदर कैस्टर ऑयल्स के यूज भी बता रखे हैं, अकेशा के बारे में भी बता रखा है सिंस 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट के अंदर। फिर है आयुर्वेदा ऑफ इंडिया 1500 बीसी। आयुर्वेदा ऑफ इंडिया भी है एक तरीके से सबसे पुरानी एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ है जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन के बारे में बता रखा है कि उन्हें आप किस तरीके से जीवन में यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो फ्रॉम 1500 बिफोर क्रिस्ट टाइमिंग। इसके अंदर जो मोस्टली जो ऋग्वेदा और अर्थवेदा है उसके अंदर जो भी मेडिकल प्रिपरेशन के बारे में बता रखा था उसके बारे में जो भी मिलता है उसे अपन आयुर्वेदा कहते हैं। और दो जो साइंटिस्ट थे एक तरीके से जो आयुर्वेदा के सबसे पुराने, चरक संहिता और सुश्रुत, उन्होंने इसके बारे में किताबें लिखी थी। चरक संहिता ने मोस्टली जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट के बारे में बताया था और जो सुश्रुत है उन्होंने भी मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट के बारे में बताते हुए साथ साथ उन्होंने सर्जरीज के बारे में भी बताया था। चरक में 50 ग्रुप ऑफ 10 हर्ब्स। चरक ने 50 ग्रुप्स क्रिएट किए थे 10 डिफरेंट हर्ब्स के अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, व्हाइल सुश्रुत अरेंज 760 हर्ब्स इन 7 डिस्टिंक्ट सेट्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। जबकि जो सुश्रुत थे उन्होंने 760 हर्ब को 7 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, यानी कि ये सारी जो हर्ब्स हैं वो सेम कॉमन प्रॉपर्टी की हैं, ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट कॉमन प्रॉपर्टी की हैं। ऐसे करते हुए उन्होंने 7 तरीके के यूज निकाले थे जिसमें इतनी सारी जो हर्ब्स हैं वो इंक्लूड हो रही थी। फिर है हिपोक्रेटस, जिनका जो एरा था वो था 460 से 360 बीसी के बीच में। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं और इन्होंने जो टर्म है एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो डिस्क्राइब की थी। फिर एरिस्टो, उनका जो समय था रिसर्च का वो था 384 टू 322 बीसी बिफोर क्रिस्ट। इन्हें एनिमल किंगडम की स्टडी की थी जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में भी स्टडी की थी। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर थियोफ्रास्टस, इनका समय था 370 से 284 बीसी। इन्हें प्लांट किंगडम की स्टडी की थी और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। फिर पेंडेनियस डिकोरोडाइस, जिनका जो समय था वो था 40 टू 80 एडी यानी कि आफ्टर क्रिस्ट। इन्होंने एक किताब लिखी थी डी मेट्रिया मेडिका जिसके 5th वॉल्यूम्स थे और जिसके अंदर 600 से भी ज्यादा प्लांट के बारे में, उनकी मेडिसिन प्रिपरेशन, उनका कल्टीवेशन, उनके यूज के बारे में लिख रखा था। फिर है गैलन, इनका जो समय था वो था 131 से 200 एडी बिफोर क्रिस्ट के टाइम पे। गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट है जिन्होंने फॉर्मुलेशन के बारे में बताया था कि भाई आप मेडिसिन को इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप फ्रूट को इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हुए इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो। गैलन ही फर्स्ट आदमी था जिन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड भी निकाला
कि कोई प्लांट है उसको आप अगर डिकॉक करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसका जो एक्सट्रैक्शन है उसे भी अपन यूज कर सकते हैं। उसके दौरान उन्होंने गैलेनिकल फार्मेसी की बात की, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन की सारी जो पद्धतियां हैं उन्होंने बताई। फिर है अर्ली मॉडर्न एरा, जो 16 टू 19 सेंचुरी में है। सबसे पहले जो था वो प्लांट के बारे में डिस्कवर करना कि वो ये प्लांट ये यूज कर रहा है, ये इस तरीके से यूज आता है। जब ये पता लगने लग गया कि हाँ भाई ये प्लांट है जो ये यूज आता है, अब इस प्लांट के अंदर पर्टिकुलर कौन सा पार्ट है और पर्टिकुलर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो मॉडर्न एरा के अंदर आइसोलेट होना शुरू हो गए। जैसे कि मोस्टली जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर आइसोलेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट हुआ कि कौन सा पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि नार्कोटिन है, बायोपियम, इसको आपने आइसोलेट किया इन 1803 में, जो कि डोरसन ने किया था। फिर है मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम 1806 के अंदर बाय संटूनर, एमेटिन 1817 में किया गया, ब्रूसिन 1819, पिपरीन 1819, क्विनिन को 1820 में आइसोलेट किया गया, कॉल्चिसिन को 1820 में आइसोलेट किया गया। लेकिन जो कि 1817 में बाय पेल्टियर आइसोलेट किया गया, इसको मोस्टली उन्होंने आइसोलेट किया नक्स मोमिका सीड से और जेनियस बीन से। निकोटिन को टोबैको लीफ से भी आइसोलेट किया गया 1828 में बाय पॉसेट एंड रेमान। कोकेन 1860 में बाय न्यूमन, कुआबेन बाय 1877 बाय हार्डे एंड गोलोस, पिलोकार्पिन इन 1875 बाय जियार्ड एंड हार्डी। एफिड्रीन को आइसोलेट किया गया 1887 के अंदर बाय नगाई एंड पोडोफाइलोटॉक्सिन को आइसोलेट किया गया 1891 में बाय कुर्निस्टेन। यानी कि जो मॉडर्न एरा था उसमें मोस्टली ड्रग को आइसोलेट करना यानी कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसे अपन लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर प्लांट के अंदर अपन कोई ऐसे चीजेस मॉडिफिकेशन डाल सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद जो मॉडर्न टाइम्स है यानी कि 1930 टू लेट 1990s, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुए, इस समय पे अपने को ये पता चल गया था कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन वो कौन है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ अपने को उसकी केमिस्ट्री भी पता लगने लग गई थी कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और ऐसे स्ट्रक्चर में दिखने वाले जो हैं वो ये तरीके का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन देखना अपने को मिल गया था, यानी कि अपन डोजेस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था कि इतनी डोज देंगे तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा, इतनी इंटेंसिटी पे होगा। स्टडी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होना शुरू हो गया था और क्वालिटी इवोल्यूशन, यानी कि एक तरीके से जो प्लांट से जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है और दूसरे एरिया में जो प्लांट है सेम वही, उसके अंदर कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मॉडर्न एरा के अंदर काफी सारे आइसोलेशंस भी हुए जो कि प्लांट के भी थे, साथ साथ एनिमल्स से भी कोई ना कोई तरीके की एंटीबायोटिक का आइसोलेशन होना शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन। ये बाय विलिंग फेलिंग ने किया था 1928 के अंदर। फिर था आइसोलेशन ऑफ रेसरपीन फ्रॉम राउल वॉल्फिया, इट इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंशन में यूज आती है। फिर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइसोलेशन किया गया 90s के अंदर वो था आइसोलेशन ऑफ विंस्का एल्कलॉइड। उस समय जो कैंसर था वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे था, इस तरीके के डिजीज़ को क्योर करना, तो उस टाइम पे एक फार्माकोग्नोसी या फिर कोई नेचुरल हर्ब से कोई ऐसा एजेंट निकालना जो कि एंटी कैंसर से है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। उस समय उन्होंने विंस्का एल्कलॉइड से आइसोलेट किया था विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, जिनका जो एक्शन था वो ल्यूकीमिया में यूज़ कर रहे थे, एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जा रहा था। बट ऑब्वियस है जो प्लांट है उसे बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज मिलती है, इसलिए इन्हें सिंथेसाइज करना भी शुरू किया गया। फिर स्टीरॉयडल हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज आते हैं, या फिर स्टीरॉइड्स जो बॉडी बिल्डअप और में यूज आते हैं, इनका भी जो है कि आइसोलेशन या फिर सिंथेसिस किया जाने लगा, लाइक प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम डाइसोजिनिन एंड अदर स्टीरॉयडल सेपोनेंस। मॉडर्न टाइम्स यानी कि जो 20 सेंचुरी या 21 सेंचुरी है, आज का एरा है, अभी जो लेटेस्ट है जो फार्माकोग्नोसी के अंदर वो क्या हो रहा है। इसके अंदर जो बेसिक है जो प्रीवियस फार्माकोग्नोसी, यानी कि अगर अपने को स्ट्रक्चर पता चल जाए किसी एजेंट की, जो ये कोई भी प्लांट है उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसकी, तो अपन ये बता सकते हैं किसी भी दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट को जो अपन ने लैब में सिंथेसाइज किया है कि उसका भी एक्शन सेम वैसा होगा। यानी कि यहाँ पे जब 21 सेंचुरी में सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन होना शुरू हो गया, यानी कि आपने कोई स्ट्रक्चर पता लगा ली, जैसे कि राउल वॉल्फिया है, रेसरपिन है, इसके स्ट्रक्चर में ये चीज़ है, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को देने में काम आती है, तो अगर आप लैब में सेम टू सेम वैसे स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज कर लो तो वो भी ऑब्वियस है हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में काम आएगी। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए उनकी साइड इफेक्ट को रिड्यूस करना या फिर उनकी पोटेंसी बढ़ाना, ये मॉडर्न एरा में शुरू कर दिया गया।
स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी की जाने लगी कि भाई जो आपने कंपाउंड आइसोलेट किया है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता लगाया, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी लाइक 1H NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इनके थ्रू आप कौन सी स्ट्रक्चर है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है, ये सब कुछ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक 13 कार्बन NMR, 13 कार्बन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, DNA फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशंस। फिर आया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, लाइक कोई भी प्लांट है उसका आपने कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला, जैसे कि सपोज आपने ग्लाइकोसाइड का निकाला, तो ग्लाइकोसाइड में जब आपने स्ट्रक्चर देखी तो उसमें आपने देखा कि जितने भी कार्डियोग्लाइकोसाइड है उस सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके थ्रू आपने ये पता लगाया कि कार्डियोग्लाइकोसाइड या फिर जो हाइपरटेंशन के अंदर एक्शन प्रोड्यूस करना है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर पाएगा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.